अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले मैंने नया ओवन लिया, लेकिन ये ओवन बहुत जल्द ख़राब हो गया। मैं इसको मैकेनिक के पास लेके गया तो उसने कहा इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल लेके आएं ताकि उसे पढ़ पढ़ कर मैं इसको ठीक कर सकूं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में इसके बारे में बताया गया होगा। मैं सोच में पड़ गया। जब भी हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर के पास भी ऐसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है जो हमारी बीमारियों के बारे में उसे बता सके? जी हाँ, आज हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल एग्जिस्ट करता है और हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना है हमारे सेल में मौजूद स्पैगेटी से। स्पैगेटीज, आप हैरान होंगे, लेकिन हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। हमारी बॉडी क्योंकि सेल से मिलकर बनी होती है तो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसान में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और इनको अगर डिटेल में देखा जाए तो हमें इनके स्ट्रक्चर में डबल हेलिक्स नजर आएगा जिसे डीएनए कहा जाता है। यहाँ पर आपको जीन्स भी दिखाई गई हैं और इस जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहा जाता है। यही जीनोम, यही जेनेटिक मटेरियल हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अगर इसको हम डिकोड कर सकें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनका इलाज कैसे निकाला जा सकता है। इसी सिलसिले में सबसे पहली कोशिश की सर एलेक्स जॉन जेफरी ने, जिन्होंने 1984 में इनहेरिटेड बीमारियां, जैसे शुगर एक बीमारी है जो कि इंसान इनहेरिट कर देता है, इसी तरीके से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो माँ और बाप से बच्चों को होती हैं, उन पर रिसर्च कर रहे थे। जब उन्होंने इस जेनेटिक मटेरियल को गौर से देखा तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि डीएनए का एक हिस्सा रिपीट होता है। जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रिपीट करता है, बार बार रेपिटेशन होती है, लेकिन डीएनए का एक खास हिस्सा होता है जो कि हर इंडिविजुअल का, हर इंसान का अलग होता है। उन्होंने जब इस जेनेटिक मटेरियल को देखा तो उन्हें ऐसे लगा जैसे वो किसी चीज के बार कोड को देख रहे हैं, जो कि अमूमन उन अशिया पर होता है जो हम खरीदने जाते हैं। डॉक्टर जेफरी ने इसका नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रखा, क्योंकि उनके ख्याल में हर इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये बताई कि कुछ ट्विंस के डीएनए बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी भी इंसान को देखना है तो आप उसके डीएनए से उसको देख सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत सी हुई। मसलन अगर किसी घर में चोरी हो गई है और वहां पर जो चोर थे उन्होंने चाय पी तो हमें उनका सलाइवा मिल गया, उनका बाल गिरा, इससे भी हमें उनका डीएनए मिल सकता है, सलाइवा से भी डीएनए मिल सकता है। इसी तरीके से अगर कोई ब्लड गिरा तो उससे भी हमें उसका डीएनए मिल सकता है। जब हमने चोर का डीएनए देखा तो वहां से हमें उसके डीएनए के फिंगरप्रिंट्स मिल गए और हमने उसको मैच कर लिया जो सस्पेक्ट थे हमारे पास 3, उनके साथ। तो आप देख सकते हैं कि सस्पेक्ट 2 के फिंगरप्रिंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पे जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले उनसे मिलते हैं, तो हम बता सकते हैं कि यही चोर है। इसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन ये भी थी कि आप बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा किन वालिदैन का है। मतलब मेरे पास यहाँ पर एक मॉम है और आप इनके डीएनए के फिंगरप्रिंट्स देख सकते हैं। इसी तरीके से डैड के फिंगरप्रिंट्स आप देख सकते हैं। तो क्या ये इनका बच्चा है, चाइल्ड 1? जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ब्लू फिंगरप्रिंट्स भी नजर आ रहे हैं और येलो भी नजर आ रहे हैं। क्या चाइल्ड 2 इनका बच्चा है? चाइल्ड 2 की मॉम यही है, क्योंकि उनके डीएनए के फिंगरप्रिंट्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका बाप ये नहीं है, डैड ये नहीं है, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं। चाइल्ड 3 फिर इनका बच्चा है क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स अपने माँ बाप से मिल रहे हैं, जबकि चाइल्ड 4 इन दोनों का बच्चा नहीं, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स, डीएनए के फिंगरप्रिंट्स इन दोनों से नहीं मिल रहे। इस तरीके से हम वालिदैन के बारे में बता सकते हैं और इमिग्रेशन में भी इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। तो इंसानों ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे जेनेटिक मटेरियल को डिकोड करें, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में बहुत से लोगों ने, बहुत से मुल्कों ने हिस्सा लिया, जिनकी तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। लेकिन शुरुआत हुई डीएनए से। डीएनए के बारे में आपको बता चुका हूं कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इनके बीच में आपके पास 4 बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। इनको सिंपल करने के लिए हम इनका कोड रख देते हैं ए, जी, टी एंड सी। तो ए, जी, टी एंड सी से हमारे डीएनए के तमाम स्ट्रक्चर को बताया जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर जी, ए, टी, इनमें ये सारी की सारी कोडिंग, प्रोग्रामिंग नजर आ रही है। हमने इनको डिकोड करना है। मैंने ये देखना है कि मैं इन ब्रांचेस से कैसे डिकोड कर सकता हूँ कि इसकी जगह सी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है। और इस प्रोजेक्ट को हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम दिया। तो हम एंटायर बुक जो हमारे सेल्स में बनी हुई है उसको कैसे पढ़ सकते हैं।
हम अपने जेनेटिक मटेरियल को कैसे पढ़ सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारा कद कितना होगा, और उसके बारे में बहुत सी डिफरेंट हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहला काम किया फ्रेड सैंगर ने। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले वायरस का डीएनए फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जाएं, और इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वायरस का डीएनए लिया और उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने 4 केमिकल्स यूज किए, और उन 4 केमिकल से उन्होंने डीएनए के फ्रेगमेंट्स किए। मसलन मैं आपको यहाँ पर वायरस का डीएनए दिखा रहा हूँ, वो ये समझते थे ये काम बहुत सिंपल है, लेकिन उनके लिए ये काम सिंपल साबित नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 4 केमिकल्स यूज करने हैं, और वो हमें बताएंगे, ये केमिकल हमें बताएगा कि टी कहाँ पर एंड हो रहा है, टी की बेस कहाँ पर एंड हो रही है। ये केमिकल हमें बताएगा ए कहाँ पर है, ये केमिकल हमें बताएगा जी कहाँ पर है, ये केमिकल बताएगा कि सी कहाँ पर है। उनके कलर्स चेंज कर देगा। तो जब मेरे पास एक डीएनए फिंगरप्रिंट आया तो इनिशियली वो इस किस्म का था, लेकिन जैसे ही मैंने केमिकल यूज किया तो उन्होंने उनके कलर से हमें बता दिया कि ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, ये टी टी सी जी, और इस तरीके से मैं इस पूरे डीएनए को रीड कर सकता हूं। तो यहां पर उन्होंने हमें फ्लोरोसेंस बेस्ड सीक्वेंसिंग बताई। मेरे पास इस किस्म का डीएनए आ रहा था, और उसके बाद जब मैंने उसको केमिकल्स का यूज करते हुए कलर दिया तो अब मैं उसको इजीली पढ़ सकता हूं, और मेरे पास पूरा एक सीक्वेंस आ गया है। यही काम हमने पूरे डीएनए के साथ किया है वायरस के, जिसके लिए हमें 4 साल लगे और 5000 कोड्स जनरेट हुए। वायरस के डीएनए के 5000 कोड्स हैं, लेकिन इंसान का डीएनए तो वायरस से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंसान का जेनेटिक मटेरियल तो बहुत मुश्किल है। जिम वाटसन वो साइंसदान है जो डीएनए को डिस्कवर कर चुके थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना यही काम इंसान के डीएनए से किया जाए, जिसमें 3 बिलियन लेटर्स हैं, और इसके लिए इस स्पीड से उन्हें 2.5 मिलियन ईयर्स चाहिए थे। सो उन्होंने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा साइंसदान लेते हैं और इस टाइम को बहुत कम करते हैं, तो उन्होंने 400 मुख्तलिफ साइंटिस्ट लिए। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं और डीएनए को दरियाफ्त भी किया। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक आदमी एक साल में 100,000 बेसिस को डिकोड करेगा तो 30 सालों में हम 3 बिलियन डीएनए बेसिस को डिकोड कर लेंगे, और उसके लिए $3 बिलियन के पैसे चाहिए होंगे। उन्होंने अपना केस कांग्रेस के सामने पेश किया और 1990 में उनको बजट पे एलोकेट हो गया और उनको इजाजत भी मिल गई। 100 लोगों ने अपना ब्लड सैंपल्स दिए ताकि उनके डीएनए को डिकोड किया जा सके, और उनके साथ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर फ्रांसिस सेलर्स कॉलिंस थे वो भी आ गए। ये अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे, और इसके साथ साथ इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा काम किया। तो दोनों इकट्ठे हो गए और उसके बाद उन्होंने इंसान के डीएनए को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ा, 16 मुख्तलिफ लैब्स में दिया, 5 कॉन्टिनेंट्स में। तो पूरी दुनिया में इस पर काम होना शुरू हो गया। डीएनए को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया, और उनमें डीएनए को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया, और हर लैब को उनके हिस्से का डीएनए जेनेटिक मटेरियल दे दिया गया। काम बहुत स्लो हो रहा था क्योंकि मैनुअली हो रहा था, इंसान हर चीज खुद कर रहा था। 8 सालों में सिर्फ 1/3 जीनोम्स ही डिकोड हो सके। इतनी स्लो रफ्तार को देखते हुए एक और बिजनेसमैन जिनका नाम जॉन क्रेग वेंटर था, उन्होंने बीच में छलांग लगा दी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो ये काम करें। इसमें उन्हें पैसे भी नजर आ रहे थे। वो ये भी सोचते थे कि वो एक प्राइवेट कंपनी है तो वो दूसरों को बेच सकते हैं, वो इसका पेटेंट हासिल कर सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक तदबीर चली, उन्होंने प्लानिंग की। उन्होंने सबसे पहले ऐसी मशीनें बनाई, ऐसी मशीनें एक्वायर की जो कि कंप्यूटराइज थी और वो डीएनए को सीक्वेंस कर सकती थी, उनको रीड कर सकती थी। उनका मुकाबला हो गया पब्लिक सेक्टर से, जहां पर वाटसन बैठे होते। वाटसन पब्लिक सेक्टर में मौजूद थे और ये प्राइवेट कंपनी चला रहे थे। इनका मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ तो इन्होंने एक मेथड यूज किया जिसे हम बजाय डीएनए को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ने के, इन्होंने पूरे डीएनए को स्मैश कर दिया। इनकी फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो जब इन्होंने पूरे डीएनए को स्मैश कर दिया तो वो छोटी छोटी आप देखिए पजल के हिस्सों में बट गया। अगले स्टेप में यही छोटे छोटे चंक्स इन्होंने कंप्यूटर को दिए। रोबोट्स इन चंक्स को कंप्यूटर में फीड करते थे और ये कंप्यूटर इनको डिकोड करता था। इस कंप्यूटर में बहुत सी वेरिएशन आई और इसके बाद हमारे पास लेजर स्कैनिंग मशीन्स भी आई जो कि डीएनए को स्कैन करती थी और उनको डिकोड करती थी। तो हमारे पास काम की रफ्तार बहुत तेज होगी। इन्होंने 100 गुना काम की रफ्तार तेज की। 10 सालों का काम सिर्फ 1 साल में किया। और उसके बाद जब इन्होंने ये सारा काम कर लिया, मशीन्स भी एक्वायर कर ली, तो इन्होंने अनाउंस किया
कि 1998 में ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 3 सालों के बाद ये पूरे जीनोम को डिकोड करके उसका पेटेंट हासिल कर लेंगे। ये बहुत बड़ा झटका था कॉलिंस के लिए और वॉटसन के लिए, जो कि शुरू से इस पर काम कर रहे थे लेकिन उनका काम बहुत स्लो था और उसकी वजह से इनके बीच में शदीद राइवलरी, शदीद लड़ाई शुरू हो गई। जबकि वेंटर ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी बना दी जिसका नाम था स्लेरा, और उन्होंने धड़ाधड़ डीएनए को डिकोड करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास 300 डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन्स मौजूद थी। वॉटसन ने बहुत ज़्यादा शोर किया लेकिन आखिर में उसे समझ आ गई कि उसे दोबारा वेंटर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ उसके पास थी। सो उसने कांग्रेस से बहुत से पैसे अप्रूव करवाए और उसके बाद वो वेंटर के पास गया और सैकड़ों मशीनें खरीदी। वेंटर का दोनों तरीके से फायदा था, विन विन सिचुएशन थी। अगर वॉटसन फेल हो जाता तो फिर भी वेंटर के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन थी, लेकिन अगर वॉटसन उसकी ही बनाई हुई मशीनें $300,000 की एक मशीन उससे खरीदता और सैकड़ों मशीनें खरीद रहे हैं तो फिर भी उसके बिजनेस को फायदा था, तो उसके लिए विन विन सिचुएशन थी। वॉटसन ने बहुत सी मशीनें उनसे खरीदी और 4 मिलियन लेटर्स पर डे की डिकोडिंग करना शुरू कर दी। बहुत सी जीन्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वो रिलीज भी करते जाते थे। लड़ाई और ज्यादा शदीद होना शुरू हो गई, हत्ता कि बिल क्लिंटन को इन दोनों के बीच में आना पड़ा और इनकी सुलह करवानी पड़ी। बिल क्लिंटन ने ही ये डिसाइड किया कि ये दोनों कंपनीज, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की कंपनीज थी, एक दिन में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट देंगी। लेकिन अभी बहुत सी चीजें बाकी थी। मसलन आपने छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रक्चर्स को तो डिकोड कर लिया, लेकिन उनको इकट्ठा कैसे करेंगे? आपने वो 16 मुल्कों में भेजे हुए, तो वो वापस आएंगे तो उनको इकट्ठा कैसे किया जाएगा? इसके लिए एक वीडियो गेम प्रोग्रामर की खिदमत हासिल की गई जिनका नाम था जिम कैंट। जिम कैंट इससे पहले वीडियो गेम्स बनाते थे और उनका काम यह था कि उन्होंने डीएनए के छोटे छोटे पीसीस को लेकर उनको आपस में इंटेलिजेंटली जोड़ना है, कैसा प्रोग्राम बनाना है, और उसके बाद हमने पूरी डीएनए की किताब बनानी है। उन्होंने इसके लिए बहुत बड़े प्रोग्राम्स लिखे जिसे डीएनए सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम्स कहा जाता है, और उसके लिए डीएनए को जोड़ना शुरू कर दिया, जीन्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, जीन्स के बारे में पता चलना शुरू हो गया कि किस बीमारी का कनेक्शन किस जीन के साथ है। जबकि वेंटर के लिए हालात थोड़े से मुश्किल थे क्योंकि उसने पूरे डीएनए को, पूरे जेनेटिक मटेरियल को स्मैश कर दिया था, इसलिए जोड़ने के लिए उसके पास बहुत छोटे छोटे हिस्से थे। इसके लिए उसे बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत थी। वॉटसन ने तो बड़े बड़े चंक्स में तोड़ा था, लेकिन वेंटर ने बहुत छोटे चंक्स में तोड़ा था, तो इसलिए उसने सुपर कंप्यूटर्स की मदद ली, प्रोग्राम्स लिखे और उसके बाद उन सबको कंबाइन किया। तो दोनों ने बताया कि इंसानी बॉडी में 38,000 जीन्स हैं। ये इन दोनों की फिगर्स थी। वेंटर ने हमें यह भी बताया कि ये जीन्स बिल्कुल बार कोड की तरह हैं, जो कि हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं, और इसको डिजिटल इमेजिंग के जरिए हम इजीली पढ़ सकते हैं। आप मुख्तलिफ कलर देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी जीन्स हैं। बिल क्लिंटन ने दोनों को इकट्ठा किया और इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताया। इस वक्त तमाम जीनोम, तमाम जेनेटिक मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, और इस चीज से ड्रग्स की कंपनीज, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां बहुत ज्यादा मदद लेती हैं अपनी दवाइयों को इंप्रूव करने के लिए। साथ साथ इसने एक नए शोबे को भी जन्म दिया जिसे आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और इस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।